नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने भारत शासन अधिनियम 1947 तक कवर किया था और संविधान के जो बनने की प्रक्रिया थी उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो लगभग आप समझ ही चुके होंगे कि भारत का संविधान किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान देश पर पूर्णतः लागू हो गया और जैसा कि आप जानते होंगे वही 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग 60 लाख रुपए का खर्चा और इस समय और इस पैसे के बाद में कड़ी मेहनत के बाद में भी हमारे संविधान सभा के लोगों ने उसको बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करने का कार्य किया है। चलिए अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो टॉपिक है विशेषताएं। अक्सर मैंने देखा कि जो तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते इस टॉपिक को और सोचते हैं अरे विशेषता तो पता ही है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, लचीला, कठोर, विभिन्न स्रोतों से निहित, कुछ स्वतंत्र निकाय लेकिन कई बार मैंने कुछ पेपर में देखा कि विशेषताओं से ऐसे ऐसे सवाल बना रखे थे कि उनको सॉल्व कर पाना बच्चों के लिए तब तक मुश्किल है जब तक उस टॉपिक का ढंग से अध्ययन ना कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको जितना भी समय लगेगा अच्छे तरीके से इसको अध्ययन करते हैं हम लोग विशेषताओं को। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे मैंने पहले ही टॉपिक बोला कि सबसे लंबा व लिखित संविधान। हमारे एक YouTube पर उन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी तो उन्होंने हमें मैं तो नहीं जानता, सरनेम पांडे लगाया रखा था। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम जो क्लासरूम चला रहे हैं ये सारी NCERTs, M लक्ष्मीकांत, इसके अलावा और अन्य किताबों का सम्मिश्रण के बाद में हम इसको चला रहे हैं। तो ये PCS के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ SSC या उस लेवल तक की क्लास है, ये PCS में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ये इस मामले में हम पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे लंबा व लिखित की संविधान की बात करें, ये हमारा संविधान है सबसे लंबा। इससे दो मतलब निकलते हैं कि विश्व के जो अन्य देशों के संविधान हैं वो उतने विस्तृत नहीं है जितना कि भारत। जैसे अगर बात करें तो भारत में संविधान जब बना तो लगभग उसमें 395 अनुच्छेद थे बनते वक्त और भाग और अनुसूचियां। हम इन सब पर चर्चा करेंगे क्या होता है, लेकिन अब वैसे ही समझ लीजिए अभी शॉर्ट में अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो 395 हुआ करती थी। 22 कितने थे तो भाग जो थे हमारे वो 22 थे। अनुसूचियां भी हमारी 8 थी जब बना था और इसके अलावा आज आप देखते हो 25 भाग हैं हमारे पास। अनुसूचियों की संख्या भी 12 हो गई है और 465 के आसपास में हमारे अनुच्छेद हैं। हालांकि आप जब गिनती गिनने जाओगे तो ये 395 ही मिलेंगे। 465 इसलिए कह देते हैं जैसे हमने कुछ आर्टिकल, जैसे कोई आर्टिकल है, मान लीजिए आर्टिकल 16 है तो आर्टिकल 16 में हमने 16 का 5 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, तो आर्टिकल तो 16 ही रहा लेकिन उसके कुछ खंड बढ़ गए तो उनको जोड़ करके बोल देते हैं कि 465। उसी प्रकार से भागों की संख्या भी 22 ही है अगर आप गिनेंगे तो। लेकिन जैसे भाग नंबर 4 जो है वो किसकी बात करता है? DPSP की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्व। 4 का कै जोड़ दिया हमने, उसमें जो ले मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए तो मौलिक कर्तव्य 4 का कै जोड़ दिया तो एक भाग ये हो गया। इस तरीके से भाग भी हमारे 25 हैं। अनुसूचियां सीधी सीधी बड़ी है, 8 के बाद में 9, 10, 11, 12 इनकी संख्या डायरेक्ट बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं इतने सारे अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि इतना नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके पीछे कारण सिर्फ एक है। कभी आपको उत्तर भी लिखना पड़े कहीं पर तो कारण क्या है इसके पीछे? भारत की विविधता इसका सबसे बड़ा कारण है। जम्मू कश्मीर में वातावरण में ले लीजिए, खान पीन में ले लीजिए, ट्रेडिशन में ले लीजिए, कपड़ों में ले लीजिए, और इधर तमिलनाडु व केरल की तरफ जब आप जाएंगे तो कितना चेंज आ जाता है, भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन सब बदल जाता है।
अब दो अलग अलग रूप से बिल्कुल अलग व्यक्तियों को, अलग अलग प्रदेश जलवायु में रहने वाले लोगों को एक साथ बांधने की ताकत हमारे संविधान में है, तो वो लंबा तो होगा ही, क्योंकि सबको जो संतुष्ट करना है। अब ऐसे तो नहीं एक ही बात लिख देंगे बात खत्म। उसके अलावा भारत में जो हजारों वर्षों से चली आ रही व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सारे लोगों को सेटिस्फाइड करने की भी आवश्यकता थी, आदर्श स्थापित करने की भी जिम्मेदारी संविधान पड़ती, तो लंबा तो ये बनता ही। उसके अलावा दूसरा जो वर्ड है वो है लिखित। लिखित संविधान है हमारा। जी हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जैसे ब्रिटेन, वहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक तरीके से नहीं मिलेगा कि एक ही रूप में लिखा हुआ है। वहाँ क्या है, जुडिशरी का कुछ अलग लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री का कुछ अलग लिखा हुआ है, वहाँ पर कोई मुख्य संविधान नहीं है। अमेरिका में संविधान है, तो हम अपने से देश की करें तो लिखित है और विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक तो हमारी खासियत हो जाती है ये। दूसरी जो खासियत हमारी रहेगी वह है विभिन्न स्रोतों से निहित, यानी विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। अब यहां पर दो बातें हैं। विभिन्न स्रोतों से लेने का मतलब क्या है? जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था, वहाँ 3 लिस्ट थी, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। इन तीनों में विषय लिखे हुए थे किन पर राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। वैसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज हमारा है, वो पहले सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग था। 2 प्रांत एक साथ मिलकर के बना सकते थे, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था। लगभग बिल्कुल ऐसा ही आज हमारे संविधान में है। तो लगभग हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती। आप खुद समझ सकते हो, जब आप एक किताब खरीद कर उसे ख़त्म करना चाहते हो तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का संविधान पढ़ा, 60 देशों के संविधान को पढ़कर उनका निचोड़ निकाला, फिर यह देखा कि भारत में क्या यह बात चल सकती है। उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। एक आर्टिकल 14 है हमारे यहाँ, फंडामेंटल राइट का में आता है ये। आर्टिकल 14 में एक बात लिखी हुई है कि विधियों का समान संरक्षण एवं विधि के समक्ष क्षमता। मैं उदाहरण बतौर आपको बता रहा हूं। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। दो बातें कही गई हैं। अब विधियों के जो समान समता की बात है, विधियों के समक्ष क्षमता, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है वर्ड, और विधियों का जो समान संरक्षण है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक ही अनुच्छेद की एक लाइन को 2 संविधानों से हमने प्रेरित होकर के अपने संविधान में जगह दी। तो ये क्या है भाई? विधियों के समान संरक्षण का मतलब है जो विधि होगी उसके सामने सब समान होंगे। तो ये तो नेगेटिव बात है। जरा सोचिए, हमारे देश का संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस वक्त लगभग 90% से ज़्यादा ज़मीन जो थी वो मात्र 5 या 10% लोगों के हाथ में होगी। सारे संसाधनों पर या तो बड़े बड़े रजवाड़ों का या बड़े बड़े लोगों का कब्जा था। अब हम ये कह दें आज से सब बराबर, तो जो वंचित लोग हैं, जिनके जो 90% लोग हैं, उनके पास तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं विधि के समक्ष क्षमता? एक और बात, इसका सीधा सीधा मतलब ये भी होता है जो कानून बनेगा उस कानून की नज़र में सब समान होंगे। हाँ सही बात है, लेकिन जो वंचित तबका है उसकी बात कौन करेगा? समानता इस आर्टिकल का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ विधियों का समान होना। देश के अंदर समानता स्थापित करना भी तो लक्ष्य है कॉन्स्टिट्यूशन का। और समानता स्थापित कैसे होगी? जब कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाकर शामिल किया जाएगा। तो विधियों का समान संरक्षण, हम अब विकलांग जो है हमारे वो असक्षम है, उनको हम मुख्य धारा में लाना है। हमें महिलाएं असक्षम है, उनको हम नगर पालिकाओं में, प्रधानी में यहाँ पर रिजर्वेशन देके उनको ऊपर लाते हैं हम लोग, जिससे कि उनकी भी मजबूती हो। हालांकि वो बहुत इतना मजबूती नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ तो है ही। तो विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब यही है कमजोर वर्गों को थोड़ा ऊपर लाने का प्रयास करना, समानता स्थापित करनी। तो आप समझ सकते हैं एक ही आर्टिकल में एक लाइन 2 जगह से प्रेरित होकर के हमने लिखी, तो हमारे संविधान निर्माता कितना बारीक होकर के लिख रहे थे।
हालांकि विभिन्न स्रोतों से निहित जो ये बात है, इससे सवाल भी आते हैं। यूपीएससी या पीसीएस इस स्तर की बात करें तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, उससे छोटे एग्जाम्स की बात करें तो डायरेक्ट पूछ लेता है ये व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है या ली गई है। तो हम इस टॉपिक को अलग से भी कवर करेंगे, बाकी अभी विशेषताओं के वक्त मैंने आपको इतना ही समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगली बात है कठोर और लचीला। कठोर एवं लचीला, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधा सीधा मतलब है संविधान में संशोधन की बात से। संशोधन की बात से है इस बात का मतलब। अब संशोधन क्या होता है? एक हमारे छात्र हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि जी संशोधन का क्या मतलब है, संशोधन वर्ड ही क्यों लिया गया, अमेंडमेंट ही क्यों डाला गया? देखिए, जो भाषा के जानकार लोग होते हैं वह हर शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग लगाने का प्रयास करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हर वर्ड का सही, हर जो एग्जैक्ट वर्ड है किसी चीज़ के लिए उसको ही रखा जाए। जैसे अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्दों की, वैसे तो पर्यायवाची है ही है सभी लोग, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि एक वर्ड की दूसरी वर्ड 100% तो जगह नहीं ले सकता। तो अगर हम संशोधन की जगह सुधार शब्द का प्रयोग कर दें तो इन दोनों में तो अंतर है, हालांकि एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन अंतर तो है। तो संशोधन का सीधा सीधा मतलब है संविधान में किया हुआ वह बदलाव जो लोगों के हित में हो, ठीक है ना, लोगों के पक्ष में हो, लोगों के हित में हो। तो कठोर और लचीला कैसे? यहां पर दो देशों को देखिए। एक कठोरता की बात करें तो इसका उदाहरण मिलेगा आपको यूएसए, लचीलेपन की बात करें तो आपको उदाहरण मिलेगा ब्रिटेन। यानी जब आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। मुश्किल किस व्याप में? आपको पहले 2/3 बहुमत जुटाना पड़ेगा वहाँ की संसद यानी कांग्रेस में, उसके बाद में यानी दोनों हाउस में, उसके बाद में जितने भी राज्य हैं वहाँ 2/3 राज्यों से बहुमत जुटाना पड़ेगा उसी ही अनुपात में। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी संशोधन को करना, इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा कठोर है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है। हमारे संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। किस तरीके से है भाई? देखिए, हमारे संविधान की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कठोर हैं, हमारे संविधान की कुछ चीज़ें लचीली हैं। उदाहरण बतौर मैं आपको बताता हूँ। आप कोई बिल लाना चाहते हो किसानों की अच्छे हालत के लिए, आपको लगता है कि ये बिल बहुत ज़रूरी है, आप ले आए। अब ये सामान्य है, इसके लिए आपको किसी राज्य से बहुमत लेने की आवश्यकता नहीं है। या आप चाहते हो कि छात्रों को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये महीने दिए जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल लाए, बिल पास हो गया, सामान्य बहुमत से भी पास हो गया, उसके बाद में बिल लागू हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार ये परिवर्तन करना चाहती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अब से राज्य कोई वोट नहीं डालेगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही वोट डालेंगे जैसे उपराष्ट्रपति के में डालते हैं। अब ये बहुत बड़ा बदलाव है, देश के संविधान के संशोधन में मतलब देश के संविधान जो है उसके मूल में बदलाव होने जा रहा है। तो ऐसे मामलों में कठोरता दी गई है, यानी ऐसे मामलों में आपको संसद से 2/3 बहुमत से बिल पास करवाना पड़ेगा। इसके अलावा राज्यों से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कम से कम आधे राज्य आपके पक्ष में होने चाहिए, यानी विधानसभाएं बिल पास करें आपके पक्ष में। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला आया था। तो उस मामले में अगर डेट मैं सही बता रहा हूं तो 24 अप्रैल 1973 की ये बात है। उसके बाद में एक जो हमारी जुडिशरी थी उसने एक व्यवस्था की थी, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का मूल ढांचा। तो उन्होंने बोला कि संसद चाहे तो किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। अब वो जो मूल ढांचा है वो क्या है, तो ये वर्ड भी मूल ढांचे में आता है। मैं उस संविधान संशोधन को आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें आगे ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। रचनात्मकता के झुकाव के साथ
संघीय व्यवस्था। ये क्या है जी? देखिए, संघीय व्यवस्था एकात्मकता के साथ, यानी देश तो रहेगा एक, इसकी तरफ झुकाव है संविधान में अंदर, लेकिन संघीय व्यवस्था भी होगी। संघ का सीधा सीधा मतलब है हमारे यहाँ पर केंद्र में भी सरकार होगी, यानी संघ सरकार जिसको हम कह देते हैं, और राज्यों में भी सरकार होगी। तो केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, दोनों है, लेकिन झुकाव है एकात्मकता की ओर। जब जब बात राज्य अपने हित की करना चाहेंगे कि जी हम, जैसे कुछ लोग ये डिमांड भी हो जाती है हमें अलग राज्य चाहिए या हमारी अलग व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसे मामलों में संविधान एकात्मकता की ओर ही बात करता है। राज्यों की यहाँ इस मामले में नहीं सुनी जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं एकात्मकता की तरफ ही ज़्यादा झुकाव दिया गया है। संघीय व्यवस्था बनी रहे, इन दोनों का संविधान में बहुत शानदार ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हर वक्त एक ही चल रही है। कुछ मामलों में राज्य आपको ज़्यादा मजबूत मिलेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर ज़्यादा ही खराब हो जाए, केंद्र सरकार की बात की अवहेलना तक करना लग जाए, तो ऐसे मामलों में अनुच्छेद 365 का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। तो दोनों ही व्यवस्थाएं हैं संविधान में। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब ये जो संसदीय रूप है, ये क्या है? हमारे देश में संसद होगी, संसद से ही सरकार काम करेगी, इस तरीके की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। और इसको मैं पिछली कई वीडियो में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था के बारे में। तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगली विशेषता हमारी क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता हमारी है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायालय लिख देता हूँ, न्यायालय न्याय व्यवस्था में समन्वय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, में समन्वय की बात की गई है। समन्वय यानी बहुत अच्छी मतलब कॉपरेशन है दोनों के बीच में। देखिए संसदीय संप्रभुता, जी हाँ, संसद को संप्रभुता है, वो देश के लिए किसी भी प्रकार का कैसा कानून बना सकती है हित के लिए। उधर न्यायालय आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि संसद के अंदर और न्यायालय के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट की मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा समन्वय बना रहे। ऐसा ना हो कि देश के लोगों को लगे संसद ही सब कुछ करती जा रही है, और ऐसा भी ना हो कि न्यायालय ही सर्वोच्च, संसद कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच में बहुत सारा कोलैबोरेशन बिठाने का प्रयास किया गया है। अगर आप मुझसे इसके कुछ वर्तमान उदाहरण चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक उदाहरण तो मैंने आपको यही बताया कि चलिए एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, अभी अभी जो फ्रीवीज की जो बात चल रही है, तो कुछ लोग कोर्ट गए, न्यायालय, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे दिमाग से कुछ बातें मिस हो रही हो, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को बर्खास्त ही कर देना चाहिए, यानी पार्टी को ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी फ्री चीज़ें बांट रही है जिससे देश अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए ये जो मसला है पार्टी को ख़त्म करने का, ये हमारे स्तर की बात नहीं है, या हम इसे मतलब इस तरीके से नहीं ख़त्म कर सकते। ये सारी पार्टियों को बैठ करके चर्चा करनी होगी, इसमें जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो कितनी अच्छी बात कही, यानी न्यायालय ने यहाँ पर ये नहीं दिखाया कि हम सर्वोच्च कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि आपको निर्णय लेना है, सब लोगों को देश के अंदर लेके जाना है। तो कोर्ट के निर्णय जब भी होते हैं आप लोग उनको देखेंगे कि समन्वय ही नज़र आया है हमेशा। कुछ मामलों को अगर एक अलग दृष्टिकोण से ना देखें तो। चलिए आगे हम देखते हैं। एक वर्ड है एकल नागरिकता, भी किसी विशेषता यहाँ लिख देता हूँ, एकल नागरिकता।
अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, एक देश की, एक वहाँ के राज्य की, लेकिन हमारे देश में मात्र एक ही होती है, भारत की नागरिकता। आप अब ये मत सोचने लग जाना कि हमारा तो मूल निवास अलग अलग राज्य का होता है, मैं हरियाणा का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं यूपी का हूँ, वो अलग चीज़ है। वो आपका मूल निवास है, अब निवासी कहाँ के हो, नागरिक की बात नहीं हो रही है, वो निवास की बात हो रही है। नागरिकता भारत के हो, तो एकल नागरिकता का हमारे संविधान में व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं हमारे यहाँ। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी है। ये क्या करते हैं? स्वतंत्र निकाय का मतलब ये होता है कि सरकार इन पर डायरेक्ट ऑर्डर दे करके कुछ भी नहीं करवा सकती। अगर जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हिसाब से ही इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, उसका यही कार्य है। और सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है या करती है तो ये बॉडी सरकार का विरोध कर सकती है कि आप हमारे पास में लिखित में लाइए या संविधान में संशोधन करके लाइए, ऐसे हम अपनी बात को नहीं मानेंगे। वो बात अलग है अगर कोई व्यक्ति इस बॉडी में बैठा अपना ईमान बेच करके सरकार के चरणों में नतमस्तक हो जाए, इस बात की तो मैं नहीं कहता, लेकिन बॉडी जो बनाई गई है वो बहुत मजबूत बनाई गई है और ये इतनी पावरफुल है कि आसानी से इस पर जो है अतिक्रमण या अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। बहुत पावरफुल बॉडी है। तो ऐसी कई सारी बॉडीज़ बनाई गई हैं जो कि देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है संविधान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपातकालीन प्रावधान की अगर बात करें तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र किया गया है संविधान में। क्या क्या? एक है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। कहाँ कब लगता है वो? तो पहले वो लगा करता था, पहले का मतलब 1978 से पहले तक संविधान में लिखा था कि आंतरिक गड़बड़ी या बाहरी आक्रमण के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसी आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, ये भी कह सकते हैं थोप दिया था। 1978 में चुनाव हुए, कांग्रेस सरकार हार गई, कांग्रेस पार्टी हार गई, माफ़ी चाहता हूँ, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाते हैं और उसमें प्रावधान करते हैं कि अब से आंतरिक गड़बड़ी शब्द नहीं होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह का मतलब हथियारों के साथ में विद्रोह होगा तो ही लगाया जा सकता है। आंतरिक गड़बड़ी शब्द को वहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया गया। और एक आपातकाल होता है राज्य में लगता है, जो राज्य की सरकार जब संविधान से चलने में विफल हो जाती है तो अनुच्छेद 365 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति साहब जो हैं वो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है वित्तीय आपातकाल, जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाए तो उस समय देश में आर्थिक यानी वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। तो ये, और एक लास्ट की जो चीज़ है वह ये है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारें कार्य करती हैं। अभी आप कह रहे होंगे संघीय व्यवस्था के दौरान तो आप 2 बता रहे थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो थोड़ा सुनिए। हमारे संविधान में मूल रूप से जो व्यवस्था थी वह थी केंद्र और राज्य सरकार की। गांधी जी का मानना यह था कि ग्राम स्वराज या स्थानीय स्तर पर भी सरकारें होनी चाहिए। तो उनके ही जन्म दिवस के दिन यानी 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसको पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक चला के देखते हैं पहले, वहाँ इसको प्रारंभ किया गया राजस्थान के नागौर में, और ये सही काम करने लगी। तो उसके बाद में फिर इसे धीरे धीरे सरकारें आई, मन बना। तो मोटा मोटा इस कहानी पे तो किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 1992-93 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में तीसरे स्तर की सरकार को
मतलब व्यवस्था कर दी गई कि अब से तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई जा सकती है। तीसरे स्तर की सरकार का मतलब गांव में प्रधान होंगे, नगर पालिकाओं में चेयरमैन होंगे, नगर पंचायतों में और मेयर के चुनाव होते हैं, बीडीसी के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं। इन सारी चीज़ों को बोला जाता है तीसरे स्तर की सरकार। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को महसूस करवाने में कामयाब रही है, क्योंकि एक संसद को वोट दी, वो चला गया, हो सकता है 5 साल तक मिला ही नहीं, कभी शक्ल ही नहीं देखी, तो हो सकता है लोगों को लगे कि यार पता नहीं कैसी डेमोक्रेसी है। लेकिन ये जो है, क्योंकि प्रधान आपके बीच में रहता है, चेयरमैन आपके बीच में रहता है और मेयर आपके बीच में रहता है, बीडीसी आपके बीच में रहते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी आपके बीच में रहते हैं, इनको आप चुनते हैं, तो एक महोत्सव सा बनता है जब चुनाव आते हैं देश में किसी भी मामले में। तो ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी को बार बार दिखाता है कि देखिए भी हम 70 साल से ज़्यादा हो गए और लोकतंत्र को दुनिया में लेकर के चल रहे हैं। तो ये वो सारी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जो अगली क्लास है उसमें मैं 2 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एक और दोनों ही जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? एक हमारे संविधान की अनुसूचियों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और दूसरा टॉपिक होगा वह होगा हमारे संविधान की जो कुछ विशेषताएं वो किन किन देशों के संविधान से ली गई हैं। दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी आप इसके नोट्स बना लें, इसको समझ लें, और समझने से भी ज़्यादा अच्छा जो आपको करना है काम, एक उससे ज़्यादा वो ये है कि इन विशेषताओं के सवाल ज़रूर लगाएं। आपको आइडिया होगा जैसे कोई चीज़ है एकात्मक है या संघात्मक है, यानी इस तरीके की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है वो आपको पता लगेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।